जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए एक ऐसा पूरा मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो मॉडल पेपर साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आप देखेंगे साथियों अपने रियल एग्जाम में इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे। आज की इस वीडियो में साथियों रीजनिंग को बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, मैथ को उखाड़ फेंकेंगे और धासु धासु साथियों जीके जीएस के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पूरा मॉक टेस्ट साथियों सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर वाकई में साथियों आप आरपीएफ में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहला साथियों रीजनिंग का प्रश्न है। सबसे पहले शुरुआत हम लोग रीजनिंग से कर रहे हैं, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद मैथ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, जो चोर होते हैं ना, चोर वो एक तरीके से साथियों अपराधी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना। लेकिन न्यायाधीश का इनसे कोई संबंध नहीं होता, तो न्यायाधीश साथियों हम लोग अलग बना लेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसा आरेख आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कथन और निष्कर्ष से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन साथियों आरपीएफ के एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, यानी कि जिनके पास भी धन दौलत है वो अपने जीवन में खुश रहते हैं, ऐसा कथन में कहा गया है। और निष्कर्ष क्या कह रहा है कि धन और खुशी का सीधा संबंध है, यानी कि धन होगा तो खुशी होगी। बिल्कुल सही साथियों, देखिए कथन के अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलता है। उसके बाद अगर बात करें धन से जीवन में खुशी आती, तो यहां पर यही कहा गया है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं वो खुश रहते हैं जीवन में अपने, यानी कि धन से जीवन में खुशी आती है, तो इसको भी हम लोग नहीं नकार सकते। ये भी कथन के अकॉर्डिंग बिल्कुल साथियों सही है। तो मेरा मानना है साथियों आंसर जो जाएगा जिस ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं, दोनों लागू करते हैं, तो वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। और जो अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से सबसे विषम कौन सा है, बताइए विषम ऑप्शन साथियों कौन सा बताइए। देखिए पुस्तिका है, पैम्पलेट है और विवरणिका है, एक तरीके से ये समान है, लेकिन वाउचर एक तरीके से एक अलग है, तो ये साथियों विषम हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों सीरीज वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 500 है, 500 से यहां पर 484 हुआ है, 459 हुआ है, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए 500 से जो ये 484 हुआ है ना, इसमें कुछ नंबर माइनस हुए, कितने नंबर माइनस हुए हैं? मुझे ऐसा लगता है 16 नंबर माइनस हुए हैं। अब यहां पर भी वही चीज देख लीजिए, कितने नंबर साथियों माइनस हुए, माइनस एक बार कर लीजिए। 9 में से आपका अगर बात करें तो 4 में से जब 9 जाएगा तो 9 जा नहीं सकता, तो 14 में से 9 जाएगा, आपका यहां पर 5 बचेगा। अब यहां पर हो गया साथियों 47, 47 में से अगर बात करें, ठीक है 45 जाएगा तो बचेगा आपका 2, तो कुल मिला के 25 हो गया। अब यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा। अच्छा देखिए यहां पर अगर बात करें ना, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां पर 6 का स्क्वायर आएगा जो कि होता है 36। अब देखिए 500 में 16 घटाए तो 484 आया, 484 में से 25 घटाए तो 459 आया। अब 459 में से 36 घटाएंगे तो हमें यहां पर वाला नंबर मिल जाएगा साथियों। 459 में से 36 एक बार आप लोग घटा लीजिए, क्या आ जाएगा? तो यहां पर साथियों 423 आ जाएगा। तो अब यहां पर आ तो जाएगा साथियों क्या 423, क्या यहां पर आ गया? आ तो गया 423, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए देख लीजिए कि अगर हम इसमें से और इसको माइनस घटाते हैं तो क्या हमें कौन सा नंबर मिलता है। देखिए 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यानी कि हमें 423 में से 49 घटाएंगे, अगर ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाता है तो ये हमारा लॉजिक बिल्कुल सही कहलाएगा। तो 49 एक बार घटा के देख लीजिए। 13 में से साथियों 9 जाएगा, 4 बचेगा, बिल्कुल सही। और अगर बात करें साथियों ये तो अब 1 हो गया, मतलब कुल मिला के 41 हो गया, और 41 में से साथियों 4 जाएगा तो ये 37 बचेगा, बिल्कुल 374 ही आया। तो कुल मिला के यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 423 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर देखिए साथियों 60 है, उसके बाद 69 आया है, उसके बाद 85 आया है, उसके बाद आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए यहां पर तो साफ साफ नजर आ रहा है साथियों 9 की बढ़ोतरी हुई है, 9 प्लस किया गया है।
यहाँ पर अगर साथियों बात करें कितना एक तरीके से प्लस हुआ है, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें, देखिए 15 में से साथियों जब 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, ठीक है ना। और ये हो गया 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 9 की बढ़ोतरी हुई, फिर 16 की बढ़ोतरी हुई, तो यहाँ पर कितने नंबर बढ़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 3 का स्क्वायर है साथियों, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर साथियों 5 का स्क्वायर आएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 60 में 9 बढ़ाया तो 69 आया, 69 में 16 बढ़ाया तो 85 आया। अब 85 में 25 बढ़ाएंगे साथियों तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा, यहां पर अगर बात करें साथियों 110 आ जाएगा। अब हमें यह देखना है कि ये 110 ऑप्शन सही होगा, नहीं हम लोग क्या करेंगे साथियों, देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब यहां पर साथियों 6 का स्क्वायर बोले तो अगर 36 हमने इसमें प्लस कर दिया 110 में, और अगर 146 आ गया तो ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं साथियों इसमें प्लस करके, तो 6 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, बिल्कुल साथियों 146 आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 110 ही आएगा और 110 ही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां है, ठीक है। पेड़ों की एक पंक्ति है, मान लीजिए बाएं छोर इधर हो जाएगा, ठीक है ना, बाएं छोर से जो है ना, बाएं छोर से 7वां है, मतलब 7वें नंबर का, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, 3 4 5 6 7 ऐसे करके आया है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़, ठीक है ना, मतलब यहां पर एक पेड़ होगा साथियों। उसके बाद कहा जा रहा है अगर दाएं छोर से इसको काउंट किया जाए, अगर इसको ही साथियों दाएं छोर से काउंट किया जाए तो इसकी पोजीशन क्या आती है, 14वीं आती, यानी कि अगर इधर से काउंट करोगे तो 7वें नंबर पर और इधर से काउंट करोगे तो 14वें नंबर पर वो पेड़ आता है। पूछा जा रहा है पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। कभी भी साथियों ऐसा आपसे प्रश्न आ जाए, मान लीजिए इस पेड़ की जगह पर सुरेश हो सकता था, मोहन हो सकता था, सावित्री हो सकती थी, कोई लड़का या लड़की हो सकती थी, कहा जाता कि उस मोहन की जो क्रम है ना, बाएं तरफ से 7वां है और दाएं तरफ से 14वां है, बताइए कुल कितने लड़के हैं। तो आप पता क्या करते, इन दोनों नंबर को आपस में साथियों जोड़ देते, ठीक है ना, इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ देते और उसमें से एक घटा देते, तो 14 और 7 आपका 21 होता है, 21 में से एक घटेगा आपका साथियों 20 आ जाएगा, तो 20 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पोजीशन है ना, इसको आपने 2 बार जोड़ लिया है, एक बार जब बाएं तरफ से आप आ रहे हैं तो आपने जोड़ा है, और इधर से आप आ रहे हैं तो भी आपने जोड़ लिया है। तो कुल मिला के जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये साथियों गलत बात है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, क्वेश्चन सेलेक्टेड निकाल रहा हूं, अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं साथियों कि आप भी डिमोटिवेट ना हो और आपकी भी एनर्जी साथियों डाउन ना हो, अपने फेफड़े फाड़ रहा हूं आपके लिए एक तरीके से। तो कुल मिला के आप एक बटन नहीं दबा सकते हमारे लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए, इससे होता कुछ नहीं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और जोरदार अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो साथियों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखिए विनोद ने विनोद जो है ना, ये विशाल का परिचय करा रहा है, कह रहा है कि अपने पिता की पत्नी, यानी कि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते भाई। अब मेरी मम्मी, पत्नी कह रहा ना, तो मेरी मम्मी का इकलौता भाई कौन होगा, मेरा मामा होगा, तो मेरे मामा के पुत्र के रूप में, यानी कि विशाल, ठीक है, मामा के लड़के के रूप में। तो विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है साथियों, वो ममेरा भाई ही तो होगा। अरे भाई मम्मी का भाई का लड़का कौन होगा, ममेरा भाई होगा। तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों कि 5 लड़कियां हैं एम एन ओ पी और क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं, तो सबसे पहले साथियों एक पंक्ति यहां पर मैं आपके लिए बना लेता हूं। तो ये आपकी साथियों पंक्ति हो गई, 5 लोग हैं ना, तो 5 की पोजीशन भी तो बनाना पड़ेगी, 3 4 5, ये आपकी 5 पोजीशन हो गई। कहा जा रहा है कि क्यू के दाई और पी है, तो क्यू कहीं पर भी बना लो, मान लीजिए यहां पर बना लिया, क्यू के दाई और
क्या है, क्यू के दाईं ओर पी है तो क्यू के दाईं ओर पी हो गया। कह रहे हैं कि क्यू के बाईं ओर एन है तो क्यू के बाईं ओर साथियों एन हो गया, ठीक है ना। लेकिन एम के दाईं ओर, यानी कि कहा जा रहा है कि एन जो है ना, एन ये क्यू के तो साथियों बाईं ओर है लेकिन एम के दाईं ओर है, तो एम के दाईं ओर क्या हो गया, एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा है साथियों ओ के बाईं ओर पी है, ओ के ओ यहां पर बनाएंगे तो ओ के बाईं ओर पी हो गया। अब ये 5 लोग थे ना, पांचों को आपने बहुत अच्छे से बैठा दिया। अब प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है कि अंतिम छोर पर साथियों कौन खड़ी है, तो अंतिम छोर पर कौन है, देखिए एक तो एम है अंतिम छोर पर, अंतिम छोर ये नहीं कह सकते, ये तो शुरू का छोर है साथियों, अंतिम छोर आपका ये कहेंगे, तो कुल मिला के ओ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाकी अगर बात करें तो एम ऑप्शन में भी नहीं है, ओ ऑप्शन में है, तो ओ ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों कि आयु में सीता सपना से बड़ी है। क्या कहा जा रहा है साथियों कि आयु में सीता सपना से बड़ी है, लावण्या सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, सुवर्णा हरि और सपना दोनों से छोटी है, सपना हरि से बड़ी है, सबसे छोटी कौन है। तो इस टाइप का भी साथियों आरपीएफ एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साथियों आरपीएफ का जो एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है ना, तो अगर बात करें साथियों उसको आपको क्रैक करना है, तो यहां पर अगर आप कहोगे तो डेली एक ऐसा मॉडल पेपर डाल दिया जाएगा आपके लिए, जिसमें साथियों आप मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आप साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे ना, ठीक है ना, और जिसमें साथियों आप जीके के और उसके अलावा जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे। और कुछ दिन में साथियों मैं आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लास लाने वाला हूं, जिसमें मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो अगर कुल मिला के साथियों देखिए मैथ में अगर आपको पूरे नंबर लाना है, रियल पेपर में रीजनिंग में आपको पूरे नंबर लाना है, तो ये समझ लीजिए ये क्लास आपके लिए क्लास नहीं वरदान साबित हो रही है साथियों एक तरीके से। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम साथियों क्वेश्चन इसमें आपके बहुत आसानी से करेक्ट हो, यानी कि इतना साथियों मैं आपका आराम से सिलेक्शन करवा दूंगा कि टॉप 2000 में आपका नाम बहुत आराम से आ जाए साथियों, ठीक है ना। वैकेंसी की चिंता ना करो, वैकेंसी जितनी है 2000 के अंदर ही आपका साथियों नाम होगा, यानी कि अगर 2000 वैकेंसी भी होती तब भी आपका नाम बहुत आराम से आ जाता। चलिए तो अब साथियों बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ और देखने इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए आयु में सीता सपना से बड़ी है, तो जो सीता है ना साथियों, सीता, ये सीता जो है ना ये साथियों सपना से बड़ी है, ठीक है भाई, सपना से बड़ी है तो यानी कि ऊपर हो जाएगी। देखिए जो आयु में बड़ा है ना वो हम ऊपर रखते हैं। उसके बाद अगर बात करें लवन्या सपना से बड़ी है, लवन्या जो है ना ये सपना से बड़ी है, तो साथियों लवन्या कहीं यहां पर आ जाएगी। थोड़ा सा मैं स्पेस, गलती मैंने कर दी, स्पेस मुझे देना चाहिए था थोड़ा सा। सीता जो है ना वो सपना से बड़ी है, तो मैंने सीता यहां पर बना ली, ठीक है ना, और सपना मैंने साथियों यहां पर बना ली। चलिए सीता सपना से बड़ी होगी और कहा जा रहा है लवन्या सपना से बड़ी है, तो लवन्या कुल मिला के साथियों यहां पर आ जाएंगी। लवन्या जो है ना वो सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, बिल्कुल सीता से छोटी है और सपना से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहा गया कि सुवर्णा जो है ना ये हरि और सपना दोनों से छोटी है, यानी कि हरि कहां पर, हरि तो नहीं लिखा लेकिन सपना लिखा है, ये लिखा है सपना, यानी कि सुवर्णा कुल मिला के साथियों यहां पर आ जाएंगी। सुवर्णा जो आ जाएंगी, सुवर्णा जो है ना ये सपना से भी छोटी है और हरि से भी छोटी है, तो कुल मिला के हरि भी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, मतलब हरि भी जो होगा वो सुवर्णा से ऊपर ही होगा। उसके बाद कहा गया है कि सपना हरि से बड़ी है, सपना जो है ना ये हरि से बड़ी, बिल्कुल साथियों ये हरि से ऊपर है तो बड़ी होगी, ठीक है। सबसे छोटी कौन है, देखिए सबसे बड़ी सीता, उससे छोटी लवन्या, उससे छोटी सपना, उससे छोटी हरि और सबसे छोटी सुवर्णा। और पूछा भी आपसे यही गया था कि सबसे छोटी कौन है, तो जो सबसे नीचे होगी वही सबसे छोटी होगी, सुवर्णा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है साथियों। चलिए आप लोग भी साथ में जो है ना वो सॉल्व करते रहा करो साथियों क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए कथन और निष्कर्ष वाला साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है, आपको कथन दिया गया है साथियों, कथन आपको क्या दिया गया है, कथन आपको दिया गया है कि उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, इतनी बात कही गई और कुछ नहीं कहा गया है कि कोई दुकान है उसमें ज्यादातर पोशाकें जो है वो महंगी हैं। अब निष्कर्ष बताइए और निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष सही होगा, उस दुकान में कुछ पोशाकें महंगी हैं ये निष्कर्ष सही होगा, या उस दुकान में सस्ती पोशाकें हैं। देखिए सस्ती पोशाकें हैं
ये इसके बारे में हमें नहीं जानकारी दी गई है, और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई होती है और वो आता है निष्कर्ष में, तो उसको हम कट कर देते हैं। उस दुकान में हैंडलूम की पोशाकें सस्ती हैं, हैंडलूम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, नहीं जिक्र किया गया है, तो वो कट हो जाएगा। उस दुकान में सस्ती पोशाकें उपलब्ध नहीं है, तो साथियों देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया, तो इसको भी कट कर देंगे। देखिए ये आपका बिल्कुल कहा जाता है उस दुकान में अधिकांश पोशाकें महंगी हैं, तो उस दुकान में कुछ पोशाकें भी महंगी होंगी। अरे भाई, जब ज्यादातर पोशाकें महंगी होंगी तो कुछ पोशाकें तो महंगी होंगी ही होंगी, मतलब कुछ पोशाकें भी महंगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी दुकान है और ये जो है ना, ये पोशाकें महंगी हैं, ये पोशाकें महंगी हैं, तो कुछ पोशाकें भी तो महंगी होंगी साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल आपका सही जवाब बैठ जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, कथन आपके सामने साथियों दिया है कि क्या भारत में सेना को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, मतलब जो भारत की सेना है क्या इसको पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या करना है क्या नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं भैया पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, ज्यादातर देश अहिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तो क्या ये एक तर्क होगा, क्या ये मजबूत तर्क होगा साथियों? इसका नहीं होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से गलत हो जाएगा। अच्छा, दूसरा बंदा कह रहा है कि हाँ सेना को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि ज्यादातर भारतीय अहिंसा में अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो ये भी साथियों तर्क मजबूत नहीं होगा, गलत होगा। तो कुल मिला के साथियों ये दोनों तर्क आपके क्या हो जाएंगे, ना तो तर्क एक प्रबल है और ना ही तर्क दो प्रबल है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यदि कूट भाषा में यदि यूनिटी को यानी कि UNITY को FMRGB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए, अच्छा ये होता है साथियों आपका 21 पर, ये होता है 14 पर, ये होता है 9 पर, ये होता है 20 पर, ये होता है 25 पर। अब ये होता है साथियों एक तरीके से बात करें 6 पर, ये 13 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 18 पर होता है, सॉरी ये G 7 पर होता है और B आपका 2 पर होता है। तो 21 से 6 आया है, 14 से मतलब कुछ मामला जम नहीं रहा है, यहाँ पर 20 से 7 हो गया या 25 से 2 कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है साथियों, क्या कि N का अपोजिट जो होता है वो M होता है, Y का अपोजिट जो होता है वो B होता है, T का अपोजिट जो होता है वो G होता है, I का अपोजिट जो होता है वो R होता है और U का अपोजिट जो होता है वो F होता है। तो अच्छा, अब मेरी बात पूरी समझ में आई है कि अपोजिट लेटर यहां पर लिखे जा रहे हैं। अब अपोजिट लेटर क्या होते हैं साथियों, जैसे कि A का अपोजिट हमेशा Y होगा, Z होगा, B का अपोजिट साथियों Y होगा, C का अपोजिट साथियों क्या होगा, एक तरीके से X होगा, और D का अपोजिट क्या होगा साथियों, W होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से साथियों आपको सारे के सारे लेटर के अपोजिट आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें टी का अपोजिट साथियों क्या होता है, अगर टी की अगर बात करते हैं ना साथियों, टी का अपोजिट साथियों क्या होता है, देखिए एस का क्या हो जाएगा, एस का आपका एच हो जाएगा। मैंने एक चीज ये देखी थी, जो आपका शर्ट होता है ना, शर्ट, ये एस का अपोजिट होता है एच, और आई का अपोजिट क्या होता है साथियों, यहां पर होता है आर होता है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों टी का अपोजिट क्या होता है साथियों, टी का अपोजिट आपका जी होता है। चलिए, तो कुल मिला के टी का अपोजिट जी है, तो जी एक तो इस ऑप्शन में है और एक साथियों इस ऑप्शन में है। उसके अलावा अगर बात करें एल जो होता है ना, एल जैसे कि LOVE लव, तो एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है। तो कुल मिला के अगर बात करें एल का अपोजिट ओ होगा, और ओ सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं, बल्कि अगर चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि एन का अपोजिट एम होता है, तो सारे चेक करोगे तब भी यही ऑप्शन आएगा। तो कुल मिला के समय की बचत के लिए साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक शब्द बड़े अक्षरों में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है साथियों ये वाला, और इसके बाद चार शब्द लिखे हुए हैं, यानी कि जो ऑप्शन है ना वो 4 शब्द लिखे हुए हैं। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षर वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। उस शब्द को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा साथियों बनाया जा सकता है। यानी कि साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इन लेटर्स की मदद से नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो बनाया जा सकता है, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए OSMO, ठीक है, ओ ये हो गया आपका, एस आपका ये हो गया, एम आपका ये हो गया, ओ आपका ये हो गया, फिर 2 बार एस आ गया। अच्छा, यहाँ पर 3 बार एस है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बार एस है, तो ये ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता कुल मिला के। अब ऑप्शन नंबर बी वाले को चेक कर लीजिए, CON, तो यहाँ पर सी भी है, ओ भी है, एन भी है,
आई सी भी है, आई भी है साथियों, और उसके बाद सी नहीं है, मतलब यहाँ पर 2 बार सी है और यहाँ पर एक ही बार सी है, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। एम ओ भी है साथियों, बिल्कुल एम ओ भी है, और ए नहीं है साथियों, यहाँ पर ए नहीं है, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता। तो शुरू के 3 तो नहीं बनाए जा सकते। क्या ये वाला बनाया जा सकता है? देख लीजिए साथियों, COMM ON, ये हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर डी में जो शब्द है साथियों, वो इसकी मदद से बनाया जा सकता है। तो यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर कूट दे रखे हैं साथियों, बाद में पहले कथन पढ़िए और साथियों निष्कर्ष को पढ़िए। कथन में लिखा हुआ है एक तरीके से कि सभी फाइलें कागज हैं, तो एक तरीके से साथियों मान लेते हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी साथियों फाइलें हो जाएंगी, ये आपकी साथियों फाइलें हो जाएंगी। और कहा जा रहा है कि सभी फाइलें जो है ना, सभी फाइलें साथियों क्या हो जाएंगी, एक तरीके से कागज हो जाएंगी। तो सभी फाइलें कागज हो गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ कागज, क्या कुछ कागज मान लेते हैं साथियों, क्या मान लेते हैं, इतने कागज क्या है साथियों, इतने कागज आपके पुस्तक हैं, ठीक है। और कुछ पुस्तकें क्या कही जा रही हैं, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हो जाएंगी, कुछ पुस्तकें मान लेते हैं साथियों, इतनी पुस्तकें जो है वो क्या हो जाएंगी, आपकी पत्रिकाएं हो जाएंगी। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए सही जवाब क्या होगा। सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, देखिए फाइलें कहां पर है, फाइलें ये हैं। क्या सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं? पत्रिकाएं ये हैं और फाइलें ये हैं, कोई संबंध ही नहीं है साथियों, तो कट हो जाएगा। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें साथियों ये हैं और पत्रिकाएं ये हैं। अब ये इतनी, देखिए सिर्फ इतनी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, ये इतनी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सभी पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कोई भी साथियों निष्कर्ष एक तरीके से सही नहीं होगा, यानी कि जवाब आपका जो जाएगा वो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 के साथ जाएगा। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कथन है और उसके बाद साथियों निष्कर्ष है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, कथन आपके सामने कुछ फोन घड़ियां हैं ऐसा लिखा हुआ है, कुछ फोन जो है ना, कुछ फोन मान लेते हैं साथियों, कुछ फोन मान लेते हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, ये फोन हो जाएंगे। और थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि कुछ फोन आपके क्या हो जाएंगे साथियों, घड़ियां हो जाएंगी, तो ये आपकी घड़ियां हो गई। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है सभी घड़ियां बंदूकें हैं, सभी घड़ियां क्या हो जाएंगी साथियों, सभी घड़ियां एक तरीके से क्या हो जाएंगी, बंदूकें हो जाएंगी। अब निष्कर्ष आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी बंदूकें घड़ियां हैं, सभी बंदूकें घड़ियां कैसे हो सकती हैं, सिर्फ इतनी बंदूकें घड़ियां होंगी, ये इतनी बंदूकें घड़ियां थोड़ी ना होंगी साथियों, ठीक है। तो ये वाला आपका कट हो जाएगा, गलत हो जाएगा निष्कर्ष। कुछ बंदूकें फोन है, कुछ बंदूकें फोन है, बिल्कुल साथियों देखिए ये जो बंदूकें हैं ना, इतनी बंदूकें फोन मैं कह सकता हूं, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों जो आपका 2 वाला निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों क्या कि यदि फूल को पेड़ कहा जाए, पेड़ को लाल कहा जाए, लाल को स्वर्ण कहा जाए और स्वर्ण को श्वेत कहा जाए, तो आभूषण किससे बनता है। आभूषण साथियों स्वर्ण से बनता है और स्वर्ण को यहां पर साथियों श्वेत कहा गया है, तो श्वेत ही आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये साथियों। चलिए देखिए किसी सांकेतिक कूट भाषा में PIT यानी कि पिट NE ने का मतलब क्या हो जाएगा, कम हेयर हो जाएगा, बिल्कुल सही, कम हेयर हो जाएगा। उसके बाद लिखा है NE ने, TA टा और जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से साथियों कम एंड गो, कम एंड गो हो जाएगा। जा सा रे का मतलब हो जाएगा यू एंड मी, क्या यू एंड मी हो जाएगा। तो अब आपको TA का मतलब याद करना है। देखिए जहां पर अगर बात करें ना साथियों, देखिए अब सबसे पहले तो ये पता लगाइए कि TA लिखा कहां पर लिखा हुआ है। TA क्या, TA एक तरीके से अगर बात करें यहां पर नहीं, TA साथियों यहां पर लिखा हुआ है, TA यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब राइट आंसर जो होगा यानी कि TA का कोड जो होगा हो सकता हो कम हो सकता हो एंड हो सकता हो गो हो। अब एक काम ये कीजिए साथियों क्या कि NE का कोड निकाल लीजिए, JA का कोड निकाल लीजिए और फिर जो बचेगा वही आपका साथियों कोड हो जाएगा। एक तो NE का कोड निकाल लीजिए और एक साथियों JA का कोड निकाल लीजिए। TA का कोड हमें निकालना है, यही तो हमसे पूछा गया TA का कोड बताइए, और ये हम फिर खुद बता देंगे। तो NE कहां पर लिखा हुआ, देखिए NE की अगर बात करें ना, यहां पर लिखा हुआ है NE, यानी कि इसमें
और इसमें कुछ सिमिलर होगा, देखिए कम सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूं NE का कोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि अब कम आपका उत्तर नहीं हो सकता, अब आपका उत्तर होगा एंड या तो गो। अब उसके बाद अगर बात करें JA का कोड निकाल लीजिए, JA देखिए यहां पर है, तो अब इसमें से, ठीक है ना, इसमें से या इसमें से कुछ सिमिलर होगा, यू एंड मी, ठीक है, एंड साथियों है बिल्कुल, तो JA का कोड क्या निकल जाएगा साथियों, एंड निकल जाएगा, तो मैं कह सकता हूं अब आपका एंड भी उत्तर नहीं हो सकता, यानी कि बचा गो और यहां पर साथियों बचा TA, तो TA का कोड क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, और गो ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी मेथड से अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी भी कर दोगे और बहुत आराम से भी कर दोगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहां पर साथियों जब हम बात करते हैं क्या कि बात करते हैं साथियों, 5 लड़के यहां पर हैं, चलिए 5 लड़के हैं, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए। दक्षिण पता क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहां पर हैं तो ये आपका दक्षिण कहलाएगा, यानी कि जब नीचे की तरफ देखोगे दक्षिण कहलाएगा, या आपका पूर्व कहलाएगा, या आपका उत्तर कहलाएगा, और ये आपका साथियों पश्चिम कहलाएगा। तो मान लीजिए एक पंक्ति मैंने यहाँ पर बनाई, 5 लोगों की जगह मैंने यहाँ पर साथियों बना ली, ठीक है, 5 लोगों की जगह जब बनाई तो इन ये सारे पता कहाँ देख रहे हैं, ये सारे नीचे की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ साथियों देख रहे हैं। अब अगर बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें, दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे कहा जाए दाएं, अगर आपसे कहा जाए दाएं तो आपको अपने सीधे हाथ की तरफ चलना है, सीधे हाथ, और अगर आपसे कहा जाए साथियों बाएं तो आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ इशारा समझना है। देखिए एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे, बिल्कुल बी के दाएं कौन है, ए है, तो अब मान लीजिए साथियों बी आपका यहां है, तो बी का सीधा हाथ दायां क्या होता है, बी के दाएं ए है, तो बी का दायां मतलब सीधा हाथ, तो बी का दायां हाथ इधर ही तो होगा, यानी कि बी के सीधे हाथ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दाएं पर ए हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि बी के बाएं ई है, तो बी का बायां किधर होगा, बी का बायां यही तो होगा भाई, उल्टा हाथ होगा, लेकिन सी के दाएं है, यानी कि जो आपका ई है ना ये सी के दाएं है, तो सी के दाएं हो गया। चलिए यदि ए जो है ना ये डी के बाएं है, डी के बाएं, डी अच्छा कहां पर है, डी कहां पर है, डी मान लेते यहां पर है, और डी का बायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, डी के बाएं ऑलरेडी ए है, तो बीच में कौन सा है साथियों, बीच में तो आपका बी बैठा है, तो बी ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, कथन आपके सामने है और लिखा हुआ है, स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वे समझते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो स्कूलों में छात्रों को पढ़ाया जाता है वो सीख लेते हैं, क्यों, क्योंकि साथियों बहुत अच्छे से उनकी समझ में आता है। स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे उसे समझते हैं। लिखा हुआ है कि स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो देखिए ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है एक तरीके से, क्या एक तरीके से साथियों अगर बात करें ना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कथन के अकॉर्डिंग ये नहीं है तो ये कट हो जाएगा। छात्रों का स्कूलों में सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसा पढ़ाया जाए, साथियों ये भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करते हैं यहां पर कोई सा भी आपका निष्कर्ष सही नहीं होगा, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर भी साथियों कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं, मतलब जो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट फर्म में काम करते हैं ना वो लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, ये बात यहां पर बताई गई है। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। देखिए प्राइवेट फर्म में जो काम करते हैं वो मेहनती होते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, बिल्कुल सही साथियों। सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी की कोई बात नहीं की गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष आपका जो निकलेगा वो सिर्फ पहला वाला निकलेगा, एक सही होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है साथियों। भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था साथियों वो कब हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था, 1951 में हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका साथियों कुल मिला के जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध साथियों किस नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। गांधी सागर बांध की अगर बात करें तो ये किस राज्य में स्थित है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है साथियों, ये मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर बांध। उसके बाद देखिए सांची के स्तूप का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक के द्वारा करवाया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों
नवकलेवर उत्सव की अगर बात करते हैं तो ये किस राज्य में मनाया जाता है बताइए। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये ओडिशा में मनाया जाता है। नवकलेवर उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है बताइए। तो गोदावरी नदी का उद्गम साथियों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था। तो कब दबाया था साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो 1859 में जाकर साथियों दबाया था 1857 के विद्रोह को। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु के नोबेल विजेता है साथियों बताइए। तो इनका नाम है मलाला यूसुफजई और ये सबसे कम आयु के नोबेल विजेता है। उसके बाद देखिए कहा जाता है कि 1906 में भारत के प्रथम राष्ट्रीय ध्वज, भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहां पर फहराया गया था। तो कहां पर फहराया गया था साथियों? कलकत्ता में फहराया गया था। और कब फहराया गया था? 1906 में, यानी कि 1906 में साथियों फहराए गए थे। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय ये कहां पर स्थापित किया गया था साथियों बताइए। तो ये कहां पर स्थापित किया गया था? ये कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन साथियों कब किया गया? तो 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान क्या था साथियों, यानी कि इसका जो उद्देश्य था वो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना था। इसके बाद अगर बात करें मुख्य ध्यान किस पर था, तो कृषि क्षेत्र पर था। इस प्रकार से भी हम लोग कह सकते हैं। साइमन कमीशन साथियों भारत कब आया? ये बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1928 में साथियों भारत आया, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा है साथियों। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले आप लोगों ने रीजनिंग देखी, उसके बाद साथियों 50 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे यहाँ पर जीके जीएस के। यहाँ पर 20 क्वेश्चन ही साथियों रीजनिंग के लिए मैंने आपके लिए लाया कि अगर 35 क्वेश्चन आपके लिए लाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो कुल मिला के साथियों मैंने पूरी कोशिश की कि 20 क्वेश्चन में आपको वो नॉलेज दी जाए, आपको वो समझाया जाए कि पूरी रीजनिंग का एक तरीके से आपका रिविजन हो जाए। और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इस प्रकार आरपीएफ के एग्जाम में जो जो जहां जहां से जिस सब्जेक्ट से साथियों सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो सब कुछ साथियों कंप्लीट कर देंगे। देखिए भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया गया? तो भारत ने जो पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया वो 1900 में लिया। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों ये कहां पर है? तो न्यूयॉर्क। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या न्यूयॉर्क में ही साथियों किसका मुख्यालय है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो साथियों 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ, यानी कि कब जाकर? तो 1656 में जाकर दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कार्य साथियों पूरा हुआ। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों कब हुई बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों अप्रैल 1935 में साथियों, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो 2011 की जनगणना की बात की जा रही है साथियों, लिंग अनुपात क्या था? 943 साथियों इसका लिंग अनुपात था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सांभर झील की अगर बात करें तो सांभर झील साथियों कहां पर है? तो सांभर झील कहां पर है? ये तो राजस्थान में। क्या सांभर झील कहां पर है? सांभर झील साथियों राजस्थान में है। ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी ये किसने लिखी थी? तो इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा इनका नाम है और ये इंडिया आफ्टर गांधी नाम की इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत में श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो वर्गीस कुरियन। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए साथियों अगर वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए साथियों आप सभी लोग। चलिए उसके बाद देखिए साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 में ही साथियों शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो चलाई गई वो कब चलाई गई? तो 1800 साथियों
1953 में चलाए गए, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी कि देखिए भारत है तो उसको कोई दक्षिणतम बिंदु भी होगा, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम साथियों क्या है, इंदिरा पॉइंट इसका नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। साथियों अभी मैं आपके लिए मैथ के ऐसे टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो आप देखिएगा और बताइएगा साथियों कि वो मैथ के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम साथियों क्या था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर बात करते हैं तो 1913 में साथियों इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में भी साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था। चलिए उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है, ये आपसे पूछी जा रही। तो इनमें से अगर बात करें इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है साथियों, देखिए यहाँ पर अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो अगर बात करते हैं साथियों प्लॉटर की, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों आ चुका है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहाँ पर क्या होगा। इनका बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए साथियों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करके साथियों वीडियो को एक बार शेयर भी अवश्य कर देंगे। तो आपका आंसर जो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है 21 जून को साथियों योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद देखिए निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से साथियों जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था बताइए। ये गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था साथियों वो किसने दिया था, ये कुल मिला के आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए और बताइए। तो इंदिरा गांधी के द्वारा साथियों ये नारा दिया गया था, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है बताइए। तो ये तो तमिलनाडु की पहल है। क्या पोंगल पक्षी गणना की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु की पहल है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस कब लागू किया गया। तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है साथियों बताइए। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है आप लोग ध्यान रखेंगे, घारापुरी द्वीप में। कहां पर है साथियों, घारापुरी द्वीप में ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच जो चलाई गई वो साथियों कब चलाई गई, तो 1853 में चलाई गई साथियों, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था बताइए। चलिए तो लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में तो जो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी ना, ये शामिल नहीं हुई थी, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली नदी द्वीप है, तो ये किस नदी पर है साथियों बताइए। तो ये किस नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है बताइए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है साथियों, यही भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आंसर आपका ए के साथ। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय साथियों कहां पर है, तो फिलीपींस में है साथियों। कहां पर है, फिलीपींस के मनीला में है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। तो किस धारणा से लिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऊंट स्तनधारी होते हैं तो नहीं, ऊंटों के कुबड़ होते हैं तो इसलिए क्या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मैं कहूंगा नहीं। ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, बिल्कुल साथियों सही। यानी कि ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज जो किया जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊंटों का इस्तेमाल रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे। तो इनका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन, और भारत चीन के दौरान यानी कि जब युद्ध हुआ था इनके बीच तो त्यागपत्र देने वाले मंत्री यही थे साथियों। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, वी.के. कृष्ण मेनन इनका नाम था। उसके बाद देखिए संगाई उत्सव
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये तो साथियों जो आपका संगाई उत्सव है ना, ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये कहां पर साथियों मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण साथियों क्या था? बताइए। तो उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। बिल्कुल। आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था? तो नहीं। गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे? नहीं। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन को बंद करने के लिए मजबूर किया गया। तो अगर साथियों इसमें से कोई एक चुनना है तो मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बताइए। तो भारत में साथियों 26 संगठन ऐसे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना साथियों किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष साथियों कौन थे? ये कुल मिला के यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो इनका नाम था साथियों बदरुद्दीन तैयब जी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को ही साथियों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि अब आपके सामने यहाँ पर मैथ के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि एक मिश्रण में दूध है और पानी है और दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 3:2 का अनुपात है। यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का परिणाम समान हो जाता है, मतलब 1:1 के अनुपात में हो जाते हैं। उस मिश्रण में दूध का परिणाम क्या होगा, यानी कि दूध कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना है साथियों? 3x कह सकते हैं और साथियों 2x कह सकते हैं। ठीक है ना, ये 3 और 2x एक तरीके से दूध और पानी का अनुपात है। कहा जा रहा है कि इस मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो पानी ये वाला है ना, तो इसमें 4 लीटर पानी हमने और मिला दिया। अब 4 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, उसके बाद दूध और पानी का परिणाम समान हो जाता है, यानी कि ये दोनों 1:1 में हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है दूध कितना, यानी कि 3x की वैल्यू आपसे साथियों कुल मिला के पूछी जा रही है। x की वैल्यू ज्ञात कर लो, फिर उसकी गुणा 3 से करा लोगे तो 3x की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, यानी कि दूध कितना है ये मालूम आपको पड़ जाएगा। 1 की 3x से गुणा होगी साथियों तो 3x आ जाएगा, बराबर 2x + 4 की गुणा 1 से होगी तो साथियों 2x प्लस आपका 4 आ जाएगा। अब अगर बात करें 3x में से 2x जाएगा और बराबर 4 आ जाएगा तो x बराबर यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो x बराबर x की वैल्यू साथियों हमें मालूम पड़ गई है, x बराबर 4 है। तो 3x बराबर क्या होगा साथियों? 12 होगा। तो आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 12 लीटर के साथ जाएगी, यानी कि दूध की जो मात्रा है वो कितनी है साथियों? 12 लीटर मात्रा है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि इन वर्षों में, यानी कि इतनी वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वो धनराशि 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है साथियों 2n वर्षों में। अरे जब चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि इन वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो वही धनराशि 4 गुना जो होगी वो 2n वर्षों में होगी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए साथियों सही जवाब यहां पर आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें A:B की जो वैल्यू दे रखी है वो 2:3 दे रखी है, B:C जो दे रखा है वो 4:5 दे रखा है, C:D जो दे रखा है वो 5:8 दे रखा है। तो D:A का मान आपसे साथियों पूछा जा रहा है। मान लीजिए साथियों ये 1 सेकंड के लिए ये है ही नहीं, आपको दे रखा है A:B की वैल्यू और आपको दे रखी है B:C की वैल्यू और आपसे पूछी ये जा रही है कि A:B:C बताइए। अगर ये प्रश्न आता है तो आप कैसे करोगे? तो इसमें कुछ नहीं है साथियों, देखिए A:B लिख लीजिए यानी कि 2:3 और B:C लिख लीजिए यानी कि 4:5। अब यहाँ पर उल्टा n बना दीजिए और इसकी गुणा करा दीजिए, यानी कि 2 की गुणा 4 से कराओगे तो आएगा 8 जो निकलेगा A, 4 की गुणा 3 से कराओगे तो आएगा 12 जो निकलेगा B,
3 की गुणा 5 से कराओगे जो आएगा 15 जो निकलेगा साथियों सी। इस प्रकार से अगर ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जाता तो आप बता देते 8 अनुपात 12 अनुपात 15। लेकिन अब अगर बात करें यहाँ पर डी भी पूछा है, डी ए, तो हमें डी भी निकालना होगा। डी कैसे निकालेंगे, तो सी और डी 5 अनुपात 8 है ना, तो 5 अनुपात 8 यहाँ पर आप रख देंगे। अब हमें जो निकालना है ना वो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए 8 की 5 से गुणा कराओगे तो निकलेगा ए, यानी कि 8 पंजे 40, ये हो गया। 12 पंजे 60, 12 की 5 से गुणा कराओगे तो क्या निकलेगा साथियों, 12 पंजे 60 जो कि बी का मान होगा। 15 पंजे 75 जो कि साथियों सी का मान होगा। 15 अट्ठे 120 जो कि साथियों डी का मान होगा। अब क्या क्या पूछा जा रहा है साथियों, डी और ए पूछा जा रहा है ना, तो डी साथियों 120 है और ए कितना है 40 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 आपका 12। तो डी अनुपात ए का अनुपात क्या निकलता है, 3 अनुपात 1 निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों कि एक वस्तु पर जब 31% की छूट दी जाती है, कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है, 31% की छूट दी जाती है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 621 रुपए हो जाती है। मान लीजिए साथियों 100% में अगर वो वस्तु कितने रुपए में बिक रही थी, लेकिन उस पर अगर हम 31% की छूट देते तो साथियों वो 621 रुपए में बिकती है। इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी कि इसकी 100% की साथियों वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखिए तो यहां पर मैं कह सकता हूं जब 31% की छूट दी जाती है तो उसको 69% में साथियों बेचा जाता है। अरे भाई अगर 30% की छूट दी जाती तो 70% में, 31% की छूट दी गई तो 621 में, यानी कि 69% पर जब उसको बेचा जाता है तो वो 621 रुपए की बिकती है। अब अगर बात करें उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि जब उसको 100% में बेचा जाता तो वो कितने की बिकती, तो 621 बटे 69, 100% में पूछा जा रहा है ना, 100 से गुणा कर दोगे आप साथियों। अब अगर बात करें 621 और 69 है, देखिए अगर हम 69 की गुणा साथियों किससे कराएं, 69 की गुणा अगर हम साथियों 9 से करें, क्योंकि एक आ रहा है यहाँ पर तो देख लेते हैं एक बार। 9 से कराने पर 9 ने 81 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चंग 54 हो जाएगा, 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही साथियों, यानी कि 69 एकम 69, 69 नीम कितने होते हैं 621 होते हैं और ये 2 जीरो इसमें लग जाएंगे, यानी कि साथियों जब 100% में उसकी वैल्यू देखेंगे तो 900 आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर जो है ना वो साथियों क्या हो सकता है। चलिए देखिए जब आप 759 को 16 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं तो 759 को जब साथियों 16 से विभाजित करते हैं, 16 पंजे 80 होता है, 16 चौक आपका 64 होगा तो 64 लेंगे। कितना बचेगा, एक बचेगा, एक बचेगा साथियों 19 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 16 छंग 96 हो जाएगा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों 112 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, एक तरीके से 7 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ साथियों कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल बचेगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि 48 का 3/4 कितना होता है, तो 48 ये हो गया, इसका 3/4 कितना होता है ये मैं आपको बतला देता हूँ। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 12 तियां कितने हो जाएंगे साथियों 36 हो जाएंगे। तो 48 का 3/4 कितना होता है साथियों 36 होता है। आंसर आपका बी के साथ। देखिए 25 के पहले 7 गुणजों का औसत आपसे पूछा जा रहा है। 25 का पहला गुणज 25 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा गुणज 50 हो जाएगा, तीसरा गुणज 75 हो जाएगा, उसके बाद साथियों 100 हो जाएगा, उसके बाद 125 हो जाएगा। लेकिन साथियों जब हम इसके 7 गुणज तक कर लेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। देखिए कि इन सब में से 25-25 अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तियां 75, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ठीक है ना। और 25 6 आ जाएगा और 25 7 आ जाएगा, यानी कि ये 7 नंबर हो गए, 7 गुणज हो गए एक तरीके से। अब देखिए अब अगर आप इससे करते ना तो फिर ये आपको इसका टोटल करना पड़ता, फिर गड़बड़ हो सकता था, कहीं पर मिस्टेक हो सकती थी। लेकिन अब आपको इन छोटी संख्याओं का ही सिर्फ टोटल करना है। तो अब एक बात अगर बात करें ना, देखिए औसत पूछा गया है, औसत 7 संख्याओं का, तो 7 से भाग दोगे, औसत पूछा गया है। अब 6 और 7 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा, 18 22 हो जाएगा, 22 25 हो जाएगा। 25 की अगर साथियों बात करते हो और 3 आपका 28 हो जाएगा, यानी कि 25 गुणा 28 भाग 7।
7 एकम 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। 25 चौक कितना निकलेगा? 100 निकलेगा। तो मैं कहूँगा साथियों कि इसका 100 आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 के पहले 7 गुण लो, जगह जो औसत निकलेगा वो साथियों 100 निकलेगा, 100 निकलेगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, एक टीवी पर 8% का लाभ पाने के लिए उसको 17,000 रुपए मूल्य के टीवी को किस कीमत पर बेचना है। यानी क्या लिखा हुआ, एक टीवी है, उस पर 8% का लाभ पाने के लिए 17,000 मूल्य के टीवी को किस, यानी कि इसकी कीमत तो साथियों 17,000 है, लेकिन कह रहे हैं कि हमें इस पर भैया 8% का प्रॉफिट चाहिए। तो अब हम उसको कितने रुपए में बेचेंगे? 21,000 रुपए में, 20,000 रुपए में, 19,000 रुपए में या 18,360 रुपए में? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है 17,000 रुपए का 108% निकाल लेना। अरे भाई 100% तो ये खुद है, 8% का प्रॉफिट चाहिए तो 108% की वैल्यू निकालोगे। 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 110% की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इस 17 की गुणा 108 से करा लीजिए, तो 17 की गुणा 8 से करा लेते हैं साथियों। 7 अठे आपका साथियों 56 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ पर 108 लिख दिया जाएगा, 6 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये जो 1 जीरो था जो लिखा नहीं था वो यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर 8% का प्रॉफिट चाहिए है 17,000 पर, तो उसको 18,360 रुपए में बेचना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए, क्रय मूल्य पर प्राप्त कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर प्राप्त 30% लाभ के बराबर हो, बताइए। यहां पर कहा जा रहा है कि लाभ जो है ना, लाभ वो विक्रय मूल्य पर 30% है, यानी कि लाभ और एक तरीके से लाभ जो है ना, लाभ क्या जा रहा है, एसपी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर 30% है, ये हम लोग साथियों कह सकते हैं। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साथियों, लाभ बटे एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, इसका जो अनुपात निकलता है ना वो 30/100 का निकलता है। अनुपात कह लो कुछ कह लो, यानी कि अगर किसी वस्तु को हम 100 रुपए में बेच रहे हैं तो उस पर हमें कितने का 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है साथियों, तो उसका क्रय मूल्य 70 होगा। भाई 70 ही तो होगा उसका क्रय मूल्य। अरे किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचा जा रहा है तो 30 का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य 70 होगा। अब यहां पर कहा गया है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, तो लाभ को प्रतिशत में बदलना आपसे पूछा जा रहा है। लाभ कितना है, 30 का लाभ है, गुणा हम करेंगे, अरे भाई गुणा ही तो करते हैं, जितना लाभ होता है उससे गुणा करते हैं। अब नीचे हमेशा अगर प्रतिशत लाभ निकालोगे ना तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं 70 है, तो इसको कैलकुलेट कर दो साथियों, यानी कि 300/7 यहां पर आ जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो 7 चौक आपका 28 हो जाएगा, 2 जाएगा ये 20 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 2 बचेगा और नीचे 7 है, तो 42 सही 2/7% आपका बिल्कुल, 2 नहीं वाले 2 क्यों आएगा, अरे भाई 2 कैसे आ जाएगा, यहां पर एक सेकेंड देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, 7 दूना आपका 14 हो गया, 14 हो गया ना। अब ये है 20 तो 6 बचा 6 आएगा और नीचे 7 आएगा, तो कुल मिला के 42 सही 6/7 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों आज मैथ के थोड़े से क्वेश्चंस कम रहे, लेकिन नेक्स्ट मॉक टेस्ट में पूरे क्वेश्चंस लाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा लंबे क्वेश्चन लाए या एक तरीके से बात करें पूरे 35 क्वेश्चंस लाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो दिक्कत आपको भी साथियों लगेगी पूरा देखने में। तो कुल मिला के साथियों कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अगर बात करते हैं आरपीएफ के लिए आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाती है। तो अगर आप ये मॉडल पेपर डेली चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे, और अगर इस वीडियो को लाइक न किया हो तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर देंगे, आपका बहुत एहसान होगा साथियों अगर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।